आज हम एक नया कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। कोर्स जो था वो मैच मेकिंग पर था, पर प्रताप जी के आग्रह पर उसको पंचांग उसमें जुड़वा दिया गया। तो आप सभी लोग प्रताप जी को भी कहें धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद तो प्रताप जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, वैसे ये बात ठीक है कि बिना पंचांग के ज्योतिष करना बहुत बड़ा रिस्क है। और इस पंचांग के कोर्स में आपको समझ में आएगा कि हमसे कितनी बड़ी चूक हो रही थी ज्योतिष करने में। मैं इस बात को जानता भी था, समझता भी था, पर समय की एक डिमांड है कि आपको वही करवाना है जो लोग चाह रहे हैं। तो वो अपने आप में एक तकलीफदेह स्थिति थी। हम जैसे लोगों ने शुरुआत हमारी पंचांग से हुई। और पंचांग, अगर आप पुराने समय को याद करें, 25 साल 30 साल पहले हम किसी भी पंडित जी के पास जाते थे, वो पंचांग खोल के रखता। तो हमारे यहाँ रिवाज था कि भाई पंचांग खुल गया जिसे हमारे राजस्थान में पतड़ा बोलते हैं, कि अगर पतड़ा खुल गया तो उस पर कुछ दक्षिणा रख दो, और उसके बाद पंडित जी रखते थे। तो वो और कुछ नहीं रखते थे, ना कंप्यूटर ना लैपटॉप, और वो पंचांग की मदद से ही ज्योतिष करते थे। और आप हैरान होंगे, ऐसा नहीं कि उनकी प्रेडिक्शन कमजोर, बड़ी सटीक प्रेडिक्शन उनकी आती थी। और हमने नाम भी नहीं सुना होगा दशमांशा और षष्ठांशा और त्रिशांशा, इसके तो नाम ही नहीं सुने। उसके बावजूद वो सो एक्यूरेट होते थे। तो इस कोर्स में आपको ये बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल ये कोर्स का जो बेस है वो विवाह है, संबंध है, पर हम शुरुआत करेंगे पंचांग से। पंचांग यानी जिसके 5 अंग हैं, 5 अंग जिसमें समाये हुए हैं, और इन 5 अंगों का ज्ञान जिस व्यक्ति को होता है वो पंचांग का ज्ञाता हो जाता है। वेद में लिखा है, पंचांग के मदद से व्यक्ति हमें अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस 5 चीजों में क्या क्या है? वो है करण, तिथि, वार, नक्षत्र और योग। 5 चीजें हैं: करण, तिथि, वार, नक्षत्र और योग। बहुत सिंपल है। इन 5 चीजों का ज्ञान हमें इस कोर्स में मिलेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जिसे हम सभी जानते हैं, आज क्लास का पहला दिन है, इसलिए मैं कोई टफ विषय नहीं शुरू करूंगा। मैं आज वहां से शुरू करूंगा जो आप और हम जानते हैं, पर इतना बढ़िया नुस्खा आपको दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा। कि पंचांग किस तरह से आपके जन्म पत्री देखने की एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। अच्छा, हमें वार तो पता है ना सबको? हाँ, तो हिलाओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, ये भी पंचांग में से एक चीज है, वार। तो वार की जो शुरुआत होती है, तो हमारे 7 वार हैं, ये हम सभी जानते हैं। परंतु इसकी जो स्टार्टिंग है, मैं एक सामान्य बातें कर रहा हूं, वो संडे से होती है। जब हम पंचांग में संडे, और हर वार का एक ग्रह से संबंध है, ये भी हम सभी जानते हैं। संडे कौन सा ग्रह? सूर्य।
मंडे कौन सा ग्रह? चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा। अगला ट्यूसडे मंगल। मंगल। बुधवार वेडनेसडे मरकरी। मरकरी। और फिर बृहस्पति गुरुवार। जुपिटर। शुक्रवार को शुक्र ग्रह, शुक्र। शनिवार को शनि ग्रह। सैटर्न। शनि ग्रह। 7 बार 7 ग्रह। अब तिथियों के बारे में भी आपको पता है, पूरे 30 दिन में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष का तात्पर्य है जब चंद्रमा में रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है। प्रतिपदा यानी पहली तारीख थोड़ा रोशनी बढ़ेगी, द्वितीया थोड़ा और रोशनी बढ़ेगी, ऐसा करते करते पूर्णिमा आ जाती है 15वें दिन, जिसे हम फुल मून बोलते हैं। तो जब चंद्रमा में रोशनी बढ़ती है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। सिंपल। अब उसका अपोजिट कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा में से रोशनी घटती है और 15 दिन के बाद पूरा चंद्रमा गायब। गायब तो नहीं होता, मैं नहीं दिखाई देता, तो अमावस्या हो जाती है। तो 2 महत्वपूर्ण यहाँ पर तिथियां निकल करके आई, पूर्णिमा यानी फुल मून और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या, इस प्रकार से ये तिथियां बनती हैं। अब हमारा विषय आज के 2 ही पकड़ते हैं, वार और तिथि। इसकी प्रेडिक्शन कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली आपके सामने है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली के पहले भाग में ये लिखा होता है, इस दिन जन्म हुआ, जिस बार को जन्म हुआ उस दिन क्या तिथि थी। किसी का बसंत पंचमी वाले दिन हुआ, किसी का सप्तमी में, अष्टमी में, नवमी में, कोई अमावस्या वाले दिन हुआ, कोई पूर्णिमा वाले दिन। अब ये जो चीजें हैं इसको हमें बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। क्या इस वार का और तिथि का भी कोई असर हमारी जन्म कुंडली में पड़ता है, और यदि पड़ता है तो कैसे समझा जाए। हमारे जीवन में जो तिथि है वो बहुत बड़ा असर पैदा करती है। जैसे हम कहें संत महात्माओं के लिए, यार ये फलाने दिन इसकी मृत्यु हुई, बहुत अच्छी तिथि थी, यार ये तिथि तो बड़ी शुभ थी, या ये अशुभ तिथि थी, अरे यार कोई नया काम आरंभ करना है, अरे नहीं आज तो पड़वा है, पड़वा मीन्स प्रतिपदा है, नहीं नहीं आज से काम मत शुरू करो, या फलानी जो तिथि है वो तो रिक्ता है, मतलब खाली है, उससे मत शुरू करो। तो वो सब चीजें तो मुहूर्त का पार्ट है, पर हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली में आइए सबसे पहले उन तिथि को मैं उसमें कुछ मैंने बनाया है। सबसे पहले ये चीज नोट करो, जो 5 चीज हैं, करण, तिथि, वार, नक्षत्र और योग। करण से हमें पता लगता है कि हम सक्सेस, जीवन के प्रत्येक एरिया की जो सक्सेस है वो कैसे देखी जाती है। तिथि हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और पति पत्नी के बीच के संबंध, मानसिक संबंध, हमारे इमोशनल अप एंड डाउन तिथि डिसाइड करती है। एक व्यक्ति कितना सुखी रहेगा, प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पति पत्नी के बीच में संबंध कैसा रहेगा, ये तिथि डिसाइड करेगी।
वार हमारे जीवन की वृद्धि करता है। नक्षत्रों के सही ज्ञान के द्वारा हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, मतलब रेमेडीज निकल सकती है नक्षत्र, वो भी इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। और योग जो होते हैं ये बीमारियों के प्रति कितनी हमारी इम्यूनिटी है, जो कुंडली में योग बनता है वो बताता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है बीमारियों को लेकर के। ये वार तो आप लोगों ने लिख ही लिए, संडे मंडे ट्यूसडे इनके ग्रह के वो लिख लिए। तो हम वार के बाद हम सीधा चलेंगे तिथि पर। इसको आप नोट कर लें और आगे तक काम आएगा। पहली तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है, दूसरी को द्वितीया, तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, पांचवी को पंचमी, छठी को षष्ठी, सातवीं को सप्तमी, आठवीं को अष्टमी, नौवीं को नवमी, 10वीं को दसवीं, 11वीं को एकादशी, 12वीं को द्वादशी और 13वीं को त्रयोदशी, 14वीं को चतुर्दशी और फिर 15वां को आ जाती है पूर्णिमा। तो इस प्रकार से आपको ये तिथियां हैं। अब आपने क्या चीज नोट करनी है, इन तिथियों के सामने ग्रह लिखे हुए, प्रतिपदा और नवमी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिपदा या नवमी में पैदा हुआ है तो उनकी तिथि के लॉर्ड सूर्य हैं। उस तिथि का लॉर्ड स्वामी ग्रह कौन सा है? सूर्य कनेक्टेड। अगर कोई तृतीया और एकादशी के साथ है तो उसका स्वामी मंगल हो जाएगा। इसका फोटो भी ले सकते हैं बेशक। अब दो चीज नोट करने लायक, जैसे ये 5 चीजें हैं इनको 5 तत्वों से जोड़ा गया। तिथि का संबंध जल तत्व से है और वार का संबंध अग्नि तत्व से। तिथि का संबंध जल तत्व से है और वार का संबंध अग्नि तत्व से। दो टेक्निक आपको समझाएंगे। पहली टेक्निक तो ये कि ये जो तिथि और वार हैं ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करने चाहिए। और एग्जाम्पल, हमारा प्रतिपदा और नवमी तिथि का संबंध सूर्य ग्रह से है और सूर्य का वार कौन सा है? संडे। संडे। अगर कोई व्यक्ति प्रतिपदा वाले दिन या नवमी वाले दिन पैदा होता है, इन दो तिथियों में कोई एक दिन, और उस दिन वार संडे हो, तो उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह जहां पर भी बैठेगा उस भाव को बाधा पहुंचाने का कार्य करेगा। सर प्लीज रिपीट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लिया है हमने। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रतिपदा या नवमी वाले दिन होता है तो ये तिथि के ग्रह कौन सा हुआ? सूर्य। और सूर्य का वार कौन सा है? संडे। तो कोई ऐसा इत्तेफाक होता है कि कोई बच्चा संडे के दिन पैदा होता है
और उस दिन प्रतिपदा हो या नवमी हो। नवमी हो, दोनों में से कोई एक हो। अगर ये संजोग बन जाता है तो उस बच्चे की कुंडली में हमें देखना होगा सूर्य कहाँ बैठा है। सूर्य जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव पर डेंट मारेगा। मान लीजिए देखो एक और एग्जांपल, हम देखते हैं कि सिंह लगन का कोई व्यक्ति है और सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ गया सौगरी होकर के, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अगर इसको ना देखा जाए तो अच्छा होगा। नहीं, अच्छा हुआ, लगन का लॉर्ड लगन में ही बैठा, लग्नाधिपति योग बन गया। बिल्कुल भाई हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात नहीं कर रहे, हम तो अभी सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक 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 सर। अब उस बच्चे का जन्म यदि इस सिचुएशन में हो जाता है कि बच्चा संडे को पैदा हो गया और उस दिन नवमी तिथि मिली या ये प्रतिपदा मिली, पड़वा मिली, तो सूर्य क्या काम करेगा? उस बच्चे को बीमार करेगा, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, उस बच्चे की पर्सनैलिटी में एरर आ जाएगा और हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि लगन का लॉर्ड तो लगन में बैठा है पर यार इस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, इसकी हेल्थ भी खराब आ रही है, तो क्या समस्या हुई और हम चाह करके भी उसको ढूंढ नहीं पा रहे। क्लियर समझा? अब हम में से जितने भी लोग हैं सभी को एक वार मिला है और एक तिथि मिली है। तिथि मिली है। कोई ना कोई तिथि में पैदा हुए हैं, कोई ना कोई वार में पैदा हुए। तो वो तिथि और वार कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होगा मैं समझा। मेरा जन्म बसंत पंचमी वाले दिन हुआ, पांचवी तिथि, पांचवी तिथि के जो ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति है। तिथि स्वामी कौन हुए आप उसमें देख लेना, पंचमी के स्वामी गुरु हो गए। मैं वैसे संडे वाले दिन हुआ हूं, ठीक है, मेरा जन्म संडे वाले दिन हुआ है, तो यदि मैं संडे की जगह अगर बृहस्पति वाले वार वाले दिन पैदा हो जाता, हुआ नहीं वो बात अलग है, अगर हो जाता तो मेरा जैसे कि कर्क लगन है और कर्क लगन में बृहस्पति योगाकारी होता है, तो वही बृहस्पति जिसे मैं भाग्येश के रूप में देखता हूं, जिस भाव में भी बैठता उस भाव को खराब कर देता है। अब चीज समझ में आई? सिंपल एंड शॉर्ट। तो अब लोग आप देखिए कि जो तिथि का ग्रह है और उस ग्रह का जो दिन है, तो क्या दिन और ये स्थिति कहीं सेम तो नहीं आ रही है? सर अगर सेम, एक बार दोबारा सर मैं समझा रहा हूं। आपके पास आपकी कुंडली है तो देखिए आपका तिथि और वार क्या है, बहुत सारे सूत्रों को खोलेगा ये पंचांग ज्योतिष, जो अभी तक आपने ज्योतिष में नहीं पढ़े। कुछ लोग है ना मुझे बड़ा देख के हैरान होते हैं। आज मैं प्रताप जी की क्लास में था तो हम स्टूडेंट कई बार प्रश्न पूछते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट हम बात कर रहे होते हैं, तेरा ये नहीं होगा, ये बात ऐसे होगी वैसे होगी। वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। के पीछे कई बार हमारे पास जब क्लाइंट्स होते हैं, और मैंने बताया आजकल तो हमने जल्दी देखना बंद कर दिया जानबूझ करके, किसी समय हम एक दिन में 20 से 25 लोग देखते ही देखता था मैं, ये मेरी मिनिमम अमाउंट होता था 20 से 25 लोग डेली, और कभी कभी 40 40 50 50 लोग हो जाते। तो मेरी स्पीड फास्ट क्यों थी? मैं इन्हीं छोटी छोटी टेक्निक का सहारा बहुत लेता था। अच्छा ये ग्रह वहां बैठा और ये फंस गया। वो लोग हैरान हो जाते थे क्योंकि ज्योतिषी ने बताया नहीं होता उस तरीके से, तो बेचारा कहता रहे यार ये कैसे, आज पता चला मेरा तो ये ग्रह ऐसे। तो बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं हमारे पास जिससे प्रेडिक्शन करना बहुत इजी हो जाता है, समस्या डायग्नोज करना आसान होता है।
जिसे चतुर्थी का जन्म है। चतुर्थी का जन्म है। चतुर्थी का कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र का संबंध, अब देखिए शुक्र, अगर ऐसी स्थिति में प्रताप है, बुध है सर चतुर्थी का। बुध है, सॉरी, हाँ ठीक कह रहे हैं, सचिन ठीक कह रहे हैं, हाँ क्योंकि पंचमी का बृहस्पति है। जी सर, जी क्या सर। कहती है? हाँ बुध। मैं तो भावावेश में चल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिए। नहीं, मैंने चतुर्दशी का बोल दिया। कोई बात। अब आपने सिंपल इस कंसेप्ट को इस तरीके से देखना है। तो बुध है, तो बुध का वार कौन सा है? बुधवार है। तो बुधवार में अगर गलती से जन्म हो जाता है तो बुध ग्रह खराब हो जाएगा। बुध ग्रह जहां पर भी बैठेगा कुंडली में, उस भाव को खराब करने का कार्य करेगा। बुध ग्रह अपने अच्छे परिणाम नहीं देगा। गुड। सर इसमें तिथि उदया तिथि से लेंगे कि तिथिमान से लेंगे? नहीं, पहले हमने उदित तिथि का और इसका कोई चक्कर नहीं। जो पंचांग में तिथि आ रही है, मान लीजिए रात को 11:30 बजे जन्म हुआ, जब तक अगली तिथि लग चुकी है, 11 बजे अगली तिथि लग चुकी है, तो आपने उस अगली तिथि को रखना है। उदित तिथि उसे कहते हैं जो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है। तिथिमान से लिए सूर्योदय की जो तिथि होती है मुहूर्त शास्त्र में, वो त्योहार मनाने के लिए होती है। ओके सर। कोई त्योहार मनाते हैं तो उदित तिथि को हम मेन रूप से लेते हैं। प्रताप जी समझ में आ गई? ओके जी सर, क्योंकि चतुर्थी के जो ग्रह हैं बुध तिथि के, वो जल तत्व के हो गए, और बुधवार का जो बुध हुआ वो अग्नि तत्व का, अग्नि तत्व का। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जल तत्व में अग्नि तत्व आ गया तो वो उसको डैमेज कर दिया। मतलब यहाँ पे ग्रहों का जो अपना तत्व है उससे कोई मतलब नहीं है। अपने कोई, ठीक है, फाइन। तो एक प्रकार से अगर मैं बहुत ज्यादा विस्तार में बात करूं, तो अगर किसी का ये संयोग बना तो ग्रह उसके लिए कितना भी शुभ क्यों ना दिखा रहा हो कुंडली में, वो उसको शुभ परिणाम नहीं देगा। और यही नहीं, बल्कि जिस भाव में बैठेगा उस भाव को भी डैमेज करने का कार्य करेगा। मुद्दा ये गुरुजी ये कैसे बताया प्रताप जी ने कि चतुर्थी जल तत्व हो गई? तिथि का संबंध जल तत्व से है और वार का संबंध अग्नि तत्व। तो सारे ही हो गए ना, सारी तिथियों के सारी के जल तत्व है। हाँ, सारी तिथियां जल तत्व है, क्योंकि तिथि का संबंध चंद्रमा से, हमेशा ध्यान रखिए, तिथि का संबंध चंद्रमा से, तो ये तो और वार का संबंध अग्नि तत्व। तो मतलब बुध, दोनों में बुध है तो दोनों में कंट्राडिक्शन ये तो हमेशा ही रहेगा फिर सारी तिथियां। नहीं, अगर बुधवार को पैदा हुए तो, अगर सोमवार को हो गए, सोमवार को हो गए, वीरवार को हो गए, तो कंट्राडिक्शन खत्म, तो चीज तो खत्म हो गई ना। अब सर कह रहे हैं जैसे मैंने अपना समझाया कि मेरा बृहस्पति है, क्योंकि पंचमी तिथि है, तो बृहस्पतिवार हुआ, पर मैं पैदा संडे के दिन हुआ। जी जी। तो संडे जो है सूर्य से संबंधित है, तो कंफ्लिक्ट नहीं हुआ ना। अगर मैं वीरवार वाले दिन हो जाता तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि कर्क लगन में गुरु भाग्य का मालिक है, तो अच्छा होना चाहिए, मतलब वो अच्छा असर करेगा जहां भी बैठेगा। ज्योतिष का सूत्र कहता है भाग्येश जिस भाव में जाकर के बैठेगा उस भाव को शुभता प्रदान करता है। समझे बात को? तो अगर वीरवार वाले दिन पैदा हो जाता तो वो शुभता नहीं होती, खुद गुरु भी अशुभ हो जाता और जिस भाव में जाकर के बैठता वो भाव भी अशुभ हो जाता। क्लियर हुई बात? सिंपल, ये एक संजोग की बात है, किसी किसी में आ जाता है। पर अगला जो सूत्र कराऊंगा वो इससे कराऊंगा जिसमें कोई संजोग नहीं, पक्का है। मतलब सचिन जी, तिथि का लॉर्ड और वार का लॉर्ड
हाँ, अगर एक हो गया तो ये जल और अग्नि का संयोग हो गया, जिसके चलते वो ग्रह अशुभ हो जाएगा। अच्छा लॉर्ड अलग हैं तो फिर ठीक ठीक, ये बात ठीक। हाँ उर्मी जी, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं? सॉरी सर, आपने आंसर दे दिया, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ओके। अब हम सूत्र नंबर 2 पे चलते हैं, जो टेक्निक है। तिथि जो है, आपकी जो तिथि है, उसका संबंध जल तत्व से है, और जल तत्व का संबंध इमोशन से, प्रेम संबंधों से। आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी या बुरी होगी, तिथि का संबंध इससे है। शायद ये मैंने पहले भी कभी एक बार क्लास में करवाया था कि तिथि अगर ऐसे होगी तो मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस होता है, या मैंने कई बार कहा होगा, हमारी जन्म तिथि डिसाइड करती है कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। इवन हम मन से सुखी होंगे या मन से दुखी रहेंगे, ये बात हमारे को तिथि डिसाइड करती है। अब इसमें वार का चक्कर नहीं, हमें क्या देखना है। नंबर 1 बात, हम किस तिथि को पैदा हुए। नंबर 2 बात, हमारे सप्तम भाव का स्वामी, हमारे सप्तम भाव का स्वामी का क्या उसके साथ कोई संबंध बनता है। अब इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, प्रताप जी का चल रहा है, प्रताप जी का एग्जाम्पल चलने देते हैं। प्रताप जी का तिथि रही चतुर्थी, और चतुर्थी के स्वामी ग्रह हैं बुध। तो बुध जो हो गए, जल तत्व वाले। कहाँ हो गए? जल तत्व वाले। जल तत्व का मतलब ऐसे समझो कि एक ठंड, शीतलता, ठंडपना, थोड़ा ऐसे ऐसे लहरें वगैरह। परंतु अगर हम प्रेम का मौसम कौन से मानते हैं? बसंत। बसंत, वेरी गुड। बसंत पंचमी को हम प्रेम का मौसम मानते हैं। और सावन का महीना, सावन, सावन का महीना, तो मनोज कुमार जिन्न तमान का गाना नहीं सुना? सावन का महीना। सावन का महीना नहीं, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का लाखों सावन का जाए। सावन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लाखों का सावन। हीरोइन कह रही है जो सावन है ये लाखों रुपए का है, और तेरी 2 टके की नौकरी है। श्रावण मास, क्योंकि जल तत्व की अधिकता हो, बरसात का मौसम। हमारे जो बॉलीवुड के पहले जमाने के डायरेक्टर होते थे ना, वो सिद्ध पुरुष होते थे। जैसे ही लड़का लड़की का जब उन्होंने प्रेम दिखाना होता था, तो जैसे ही वो कॉलेज हॉस्टल से बाहर निकलते थे तो बरसात हो जाती थी। बरसात में फिर वो एक छतरी लेके आता था, और वो प्यार हुआ इकरार हुआ राज कपूर गाना गाता, और वो आगे बढ़ करके बस सीधा यही दिखाते हैं कि इन दोनों में प्यार। बरसात होने का मतलब प्यार। क्या? कभी भी प्यार दिखाना हो, या तो बसंत का महीना दिखाया जाएगा, 2 फूल आएंगे, 2 फूल आपस में टकराएंगे, मीन्स प्यार हो गया। क्योंकि बसंत ऋतु में ही पुष्प सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और सावन के महीने में ही जो है बरसात होती है। अब दूसरी बात, जब हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं, पानी से जब स्नान करते हैं तो मन को शांति मिलती, खुशी मिलती। या बच्चे सबसे ज्यादा बरसात में नहा करके खुश होते हैं। इवन बड़े भी बरसात में चले जाएंगे, उनको लगता है बचपन लौट आया, उम्र कुछ कम सी हो गई है, आनंद और जोश भर जाए। ये
जिस दिन व्यक्ति जिस तिथि में पैदा हुआ है, ये ग्रह वो ग्रह कहलाता है जो उसमें आनंद बरसाने की क्षमता रखता है। यानी कि वो उसको वो समझ लो आप, पानी से भरा हुआ बादल, आप ऐसे याद रखिए, तिथि का ग्रह पानी से भरा हुआ बादल है, जो जिस भाव में आएगा वहां पानी छिड़क देगा खूब सारा, उसको ठंडा ठंडा कर देगा, कुल कर देगा, शांत कर देगा, और प्रेम की बरसात समझो उसे क्या समझोगे? रेन ऑफ लव। तो प्रताप जी के 4th हाउस में रेन ऑफ लव। 4th हाउस का मतलब अपना घर, शिव का घर। 4th हाउस अपना ही घर होता है ना भाई। 4th हाउस से हम इमोशंस देखते हैं, अपना घर देखते हैं, मन की शांति देखते हैं, लग्जरी देखते हैं, सुख देखते हैं, आनंद देखते हैं, जो भी है वो 4थे भाव में मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो आप सबको मालूम है। एक तो ये हो गया सब अपना अपना पानी से भरा हुआ बादल वाला ग्रह ढूंढ लो, अपनी तिथि निकाल लो और तिथि का लॉर्ड निकाल लो, उस ग्रह को देखो कि किस भाव में बैठा हुआ है, तो वहां पर बरसात हो रही है कि नहीं। सिंपल सी बात है। अब ये ग्रह किसी से पीड़ित नहीं होना चाहिए जो बरसात को आके नल का बंद कर दे ढा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब हमें ये क्या समझा है, सप्तम भाव के स्वामी को, प्रताप जी की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी गुरु हो गए हैं। प्रताप जी गुरु हो गए ना? हाँ ठीक है, तो गुरु हो गए। अब ये समझना है कि क्या गुरु का संबंध बुध से हो रहा है, किसी भी मामले में दृष्टि संबंध हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। अगर ये एक्सचेंज हो जाए, संबंध बन जाए, तो पति पत्नी पानी के बरसात में एक साथ नहाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों में इमोशंस और प्रेम संबंध बहुत गहरे होते हैं। अब इसका तात्पर्य दूसरा है, अगर सप्तम भाव में का संबंध नहीं बना तो व्यक्ति अपने स्पाउस से क्या चाहता, ये भी चीज पता लगती है। तो व्यक्ति अपने स्पाउस से क्या चाह रहा है, अगर 4थे भाव में है तो वो इमोशनल रिलेशनशिप चाह रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने स्पाउस से क्या चाहता है। पंचम में आ जाएगा तो रोमांस चाहता है, 6ठे में आ जाना है तो मामला गड़बड़ है, झगड़ा चाहता है। सप्तम में चाहता है तो वो कहता है मिल करके काम करो, दुकान पे बैठा हूं तुम भी बैठो दुकान पे, ऐसा कैसे बात बनेगी? ऐसा थोड़ी है तुम घर पे बैठोगे और मैं कमाऊंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बराबर बराबर काम बांट देगा, 50 to 50। तो ये सब चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। पर अगर ये पानी से भरा हुआ बादल गलत जगह पे बरस जाएगा तो लाभ की जगह हानि भी हो जाती है। भाई जहां पानी नहीं चाहिए, पहले ही पानी बहुत है और उधर आप बरसा दोगे तो कहानी फेल ही होगी, मजा तो नहीं आएगा ना। राजस्थान में बरसात होगी उसका आनंद कुछ और होगा क्योंकि वहां पानी की कमी है। हरियाणा में पानी होगा तो लोग कहेंगे ठीक हुआ बरसात हो गई, बस फसल ठीक ठाक हो जाएगी। पर आ गई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। पंजाब नहर का इलाका, वो आ गई मौसम, यार सारी मिट्टी खराब हो गई है, कोई मजेदार बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है जहां पानी की कमी है
वहां अगर पानी बरसता है तो अच्छी बात है। अब ये पानी अगर अष्टम में जाके बरस जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम अपने प्रेम को दिखा ही नहीं पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, अपना एक्सप्रेशन ही नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, तो संबंधों में दिक्कत आ जाएगी। किसी का ये सेकंड हाउस में यदि आ जाएगा तो क्या चाहता है? संवाद, कम्युनिकेशन। तो मियां बीवी जितने मर्जी लड़ लें, कम्युनिकेशन नहीं बंद करना है। चाहे इशारों से बात कर लें आपस में, पर गुस्से गुस्से में इशारे भी ऐसे होते हैं उधर से, तो दोनों तरफ से दिखाता है। तो पर कैसे भी संवाद जारी रखना चाहिए। इसके आगे हम रेमेडी के ऊपर भी बात करेंगे। सर अगर ये ग्रह सेम हो तो मतलब ग्रह जो है और वो सप्तम का लॉर्ड हो तो वो सेम है तो फिर क्या होगा? सर मेरे केस में है सर प्रतिपदा का जन्म है और प्रतिपदा का जन्म है तो सूर्य हो गया है सप्तमेश सूर्य है और सप्तमेश सूर्य है, दोनों ही है हो गए तो स्वग्रही हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है रचना जी की, स्वग्रही हो गया। फर्स्ट कि जो पानी वाला बादल है ये कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। वो वाली बात नहीं कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्रह भूल करके भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ये ग्रह जितना कमजोर होगा, जितना दोष से पीड़ित होगा, उतना ही विवाह संबंधों को लेकर के आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, इमोशनल डेंट लगते हैं, ये हमें समझना होगा। तो स्वगृही होना रचना जी यहाँ पर अच्छी चीज है। पर सप्तम भाव में बरसात हो गई, बरसात क्या हुई है? एसोसिएशन के हाउस में, इन द टर्म्स ऑफ एसोसिएशन। तो हस्बैंड क्या चाह रहे हैं? 50-50, समझ गए? जैन सर जो हैं आईआईटी के अंदर बहुत ही उम्दा स्तर के प्रोफेसर हैं, आईआईटी दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, और हमारे पास भी आते हैं, बहुत टू द पॉइंट रहते हैं। तो रचना जी आपको तो बख्श रखा है उन्होंने बिल्कुल। सर हम दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जी 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 जी। चलिए बस वो वार संडे नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। हाँ बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते। अगर किसी का बाई चांस तिथि का ग्रह वाला ग्रह जो है अगर कमजोर पड़ जाए तो मैरिज लाइफ को खराब करता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव पर डेंट मारता है, इसलिए ये भूल करके भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। ये समझिए कि वो तिथि का ग्रह जो जल तत्व अपने अंदर समेटे हुए है, वो जल कमजोर पड़ जाएगा तो हमारे जीवन में इमोशनल डेंट बहुत लगते हैं। अब ये हम कैसे कैसे देखेंगे? ये ना तो पाप कर्त्री में होना चाहिए, यानी कि ना ही ये पाप ग्रहों के बीच में होना चाहिए, ना किसी पाप ग्रह द्वारा दृष्ट होना चाहिए, ना ही किसी पाप ग्रह से युति संबंध में होना चाहिए, नहीं तो ये परेशानी पैदा। अगर अच्छा है तो इट्स वेरी गुड। हाँ सचिन, नैसर्गिक मतलब जो नेचुरल बेनिफिक और मेलेफिक है वो देखेंगे ना इसमें। वही देखने। और अगर वो खुद ही पाप है तो वो तो हम मानेंगे नहीं। अगर राहु भी है तो वो अगर मंगल है सप्तम भाव का लॉर्ड या मंगल आ गया उसका, तो उसका क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं।
मान लो तृतीया तिथि है, हाँ तृतीया है, एकादशी है, हाँ तो लॉर्ड बन गया मंगल। हाँ तो मंगल तो बेचारा, तो इस समय वो मंगल मंगल नहीं रहा, हाँ हाँ, तो पानी भरा बादल हो गया। पानी भरा बादल। तो मंगल जहां बैठेगा वो पानी बरसाने का काम करेगा। राहु होगा तो राहु भी यही काम करेगा। राहु होता नहीं, अमावस्या और अष्टमी का लिखा है ना राहु। वो हम दूसरे के। अच्छा अच्छा, अगर किसी का तो अष्टमी और अमावस्या हो तो उसका लॉर्ड कौन हाँ, माने? तो राहु देखिए, तो राहु देखिए, ठीक है। ठीक। चीज क्लियर हुई? किसी का गड़बड़ मिला है तो बताओ, फिर उपाय पे बात चलेंगे। हाँ उर्मी जी बताइए थोड़ा, ताकि समझ सके, फिर हम उपाय वही बताएं। सर तिथि है 1, प्रतिपदा और प्रतिपदा, सूर्य। तो वो हो गया सन। हाँ जी, सर और मेरी कुंडली में वो तीसरे भाव में बैठा है शनि के साथ। ठीक है। वार कौन सा है? सर वार से ट्यूसडे और वेडनेसडे की रात को है, तो मतलब संडे नहीं था। नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया है, इस एग्जाम्पल में हुआ क्या है कि संडे जो है पाप ग्रह के साथ आ गया, और वो कहाँ गया? तीसरे भाव में। वो चला गया थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है? मेहनत का है, पराक्रम का है। तो इससे कई चीजें पता चलती। तो हम अपने स्पाउस, हमारा स्पाउस क्या चाह रहा है? हमसे थर्ड चाह रहा है, तीसरा भाव चाह रहा है। वो चाह रहा है कि तुम भी भाई मेहनत करो, अगर हम भी मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी हार्ड वर्क करो, तुम भी अपना अपना पराक्रम दिखाओ। तो वो थर्ड हाउस से आ गया। अब यहाँ पर अब मुद्दा ये है कि एक पाप ग्रह भी साथ में बैठा है। तो जो शनि की क्या आदत है कि वो सोख लेता है। उसमें क्या, कौन सा है? एयर। उसका एलिमेंट क्या है शनि का? एयर। और एयर क्या करता है? पानी को सुखाने का काम करता है। तो इमोशंस को सुखा देना, तो हार्ड हार्टेड बनाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत। अब हम सीधा रेमेडी पे बात करते हैं। तो हमें ऐसे में सूर्य ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए। हाँ बोलिए रघुमी जी। सर पर जो शनि है वो तो मेरे भाग्येश भी है। कोई बात नहीं, नेचुरल पाप ग्रह की बात हो रही है ना मुर्मी जी। तो नेचुरल पापक ग्रह तो है ही है। नेचुरल पापक ग्रह। हाँ, अगर मंगल को वैसे देखेंगे तो मंगल अगर नेचुरल पाप ग्रह तो ही है। बेशक अगर वो कर्क लगन में महायोगाकारी हो भी जाए तो भी वो एक तरह से पापक ग्रह तो ही है। अगर पर कर्क लगन में मंगल पंचम भाव में आ जाए, जो कि उनकी खुद की राशि होगी, तो आपको क्या लगता है कि गुस्सा नहीं होगा उस आदमी में? गुस्सा तो होगा ही, बेशक शुक्र ही है। वो पंचम भाव उसको क्रिएटिव बना रहा है, उसको स्मार्ट बना रहा है, उसको पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी दे रहा है, पर घर में तो वो वैसे ही गुस्से ला रहा है। बाहर के लोग सब तारीफ कर रहे हैं कि साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर बंदे की घरवाली कह रही है तो अकड़ जाए तो साहब अकड़ जाए, तो फिर इधर से उधर ना हो, दूसरा इंदिरा गांधी हो जाता। तो वो वाली बात है। तो मुद्दा ये है ना कि पंचम भाव में मंगल अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल पाप ग्रह है। सर वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ हाँ बताइए। तो सर अगर जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि सन पीड़ित है या सन का जो इमोशंस है दे आर बीइंग ड्राइड आउट, तो कौन किसके इमोशंस हार्ड होंगे, स्पाउस के कि जातक के? खुद के जातक। खुद के जातक। खुद के जातक के। आप ऐसा समझिए कि एक पानी वाला गुब्बारा है, वो तीसरे हाउस में रखा है, और उसको एक ऐसी पावर वाला ग्रह है जो उस पानी को सोख रहा है। तो परेशानी, वो बॉल आपके लिए है, वो बैलून आपके लिए है, उसमें पानी भरा है, और जिसमें जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अगर हमारे पास जल तत्व जितना ज्यादा है
हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में जल तत्व है तो हमारे अंदर इमोशंस का प्रवाह है, हमारे इमोशंस को एक डायरेक्शन मिल रही है। देखिए, इमोशनल हम सभी होते हैं, कुछ लोगों को इमोशंस की डायरेक्शन मिलती है और कुछ को नहीं मिलती, बस फर्क इतना ही है। कोई कितना ही कह दे हम हार्ड हार्टेड है, हम बोल देते हैं हार्ड हार्टेड का कोई कंसेप्ट नहीं, हम सभी इमोशनल हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी जो रात दिन सर्जरियां करता है, ऐसे काटता है, फटाफट 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 छुरियां चलाता है, चाकू चलाता है, पर वहीं पर उसका बेटा हो, उसकी बेटी हो, वहीं पे उसके हाथ कांपने लग जाएंगे। कहाँ गए इमोशन? इमोशन तो जाग गए, उस इमोशंस को एक डायरेक्शन मिल गई। बस इमोशन तो है, पर उस इमोशंस को एक डायरेक्शन मिल गई। हम इमोशनल उस आदमी के लिए कहते हैं जिसकी बेचारे की चारों तरफ से डायरेक्शन खुली है। वो अपने बेटे के लिए भी परेशान है, वो पड़ोसी के बेटे के लिए भी परेशान है, तो हम उसे कह देते हैं यार तेरा लड़का थोड़ी है, पड़ोसी का लड़का है। तो हम कहते हैं बेचारा इमोशनल आदमी, इमोशन आ गए वजह। वो फिल्म देख रहा है तो इमोशनल हो रहा है, वो हुए आज तो यार एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा हो गया यार, नहीं आज तो मूड खराब हो गया, तो हम कह देते हैं इमोशनल आदमी। तो यही तो फर्क है, इमोशनल तो हार्ड हार्टेड आदमी में भी है इमोशन, और सॉफ्ट वाले के अंदर भी है। जिसमें आवश्यकता से ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं इमोशनल हो गया, एक्स्ट्रा इमोशनल हो गया। अब जैसे प्रताप जी के केस में चौथा भाव जल तत्व, बुध हो गया जल तत्व, तो जल ज्यादा हो गया। अब ज्यादा जल होगा तो मामला गड़बड़ हो गया। ये इमोशंस की अधिकता करेगा। अब जब इमोशंस की अधिकता हो जाएगी तो उल्टा अति सर्वत्र वर्जित का नियम लागू हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं रिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझे बात को? तो इमोशंस के बारे में कहा गया है, इमोशंस शुड बी बैलेंस्ड। वो अपने लिए भी होने चाहिए तो दूसरों के लिए भी होने चाहिए, पर इतने भी नहीं होने चाहिए कि हम दाढ़ मार मार के रोने लग जाए, और इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि हमें एक दुख भी ना हो किसी के प्रति भी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इमोशन शुड बी बैलेंस, बट इमोशंस लेस होना बहुत गड़बड़ है। ये उस इंसान की खुद की लाइफ के लिए भी खराब है। इमोशन इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। इमोशंस नहीं है तो हमारे जीवन का सौंदर्य खो जाता है, फिर हम क्या हो जाते हैं? हम टोटल मेटलिस्टिक हो जाते हैं। ये है जल तत्व की महत्ता जीवन में। इसलिए जल जो है होना चाहिए, पर कितना होना चाहिए? 70%। जितना शरीर में ना उतना होना चाहिए। तो हमारी तिथि में इतना पानी होना चाहिए कि वो मोर देन 70% हो, तो वी आर बैलेंस्ड। तो हम बैलेंस होंगे, और मन से खुश तो दिमाग से खुश। हमेशा ध्यान रखिएगा, मन खुश तो मस्तिष्क खुश, मन और मस्तिष्क खुश तो शरीर अपने आप खुश। अगर शरीर दुखी है तो मन और मस्तिष्क सुखी नहीं रह सकते। तन दुखी तो मन दुखी, और मन दुखी तो ये खोपड़ी भी दुखी। हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके पीछे जब हम बार बार मन की बात करते हैं, मन दुखी तन दुखी की बात करते हैं, और मन का संबंध तो पानी से है, मन का संबंध तो पानी से है, जल तत्व से है। तो जल तत्व बिल्कुल सही सही मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिंपल सा गेम। तो हम कभी कभी ये बात सामान्य रूप से जब कुंडली में हम नहीं देख पाते, सामान्य रूप से हम अपनी कुंडली में नहीं देख पाते, एक आदमी जीवन के कई क्षेत्रों में परेशान हो सकता है, और कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां जाके उसको शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और उसको लगता है चलो यार ये एरिया तो कम से कम मजबूत है, इसमें तो आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ रत्ना जी।
हाँ जी सर, कनेक्ट नहीं कर पा रही मैं। अरे रत्ना जी, आप तो इतनी इंटेलिजेंट है, कनेक्ट कैसे नहीं हुआ? करो कनेक्ट। अच्छा, तिथि है पंचमी और वार है संडे। बताओ, गुरु और आप सूर्य। आप हमारी वाली तिथि में पैदा होकर के कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये तो सर, मामला आपने गड़बड़ बताया है। नहीं। पर सप्तम में मंगल है, मंगल का देखिए, भाव है मतलब। मंगल को भूल जाइए, पहले तो ये अच्छा। देखिए पंचमी तिथि का संबंध बृहस्पति से है। हाँ जी। आप तो ये देखिए बृहस्पति कहाँ बैठा है? 12वें। 12वें भाव में। अब कैसे समझाऊं? 12वें में बरसात हो रही है, हम्म, 12वें भाव में बरसात हो रही है, तो सोया करो ढंग से, उसमें आनंद है। सोने। नींद लिया करो अच्छी खासी, तो उसमें आनंद बरसेगा। 12 घंटे सोती हूँ सर। तो शॉपिंग में भी तो हो सकता है। हैं? शॉपिंग, 12th हाउस, हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर। खर्चा। यस, सर ने बोला था लास्ट क्लास में कि खर्चा करो। मैंने कहा था रत्ना जी को खर्चा करा करो। जी। अब इसमें हमने रत्ना जी देखना क्या होता है कि सप्तम का लॉर्ड कौन है। जी, मंगल। तो ये देखिए क्या मंगल का संबंध गुरु ग्रह से हो रहा है? हाँ, तो नहीं। मंगल तो मार्स एक्चुअली, हाँ, ललित लगन से मंगल लगन में बैठा है, लगन से मंगल में बैठा है, क्या बोले, लगन में मंगल बैठा है और 12वें भाव में चलित से चला गया, तो जुपिटर और चलित मंगल छोड़ दो, से- चलित भूल जाओ, ये तो मन को खुश करने की बात है। अच्छा, तो वैसे तो नहीं, ऐसे ना तो जब दृष्टि, ना मैं कुछ। ज्योतिष सीखता था तो मुझे लाल किताब ने बड़ा अट्रैक्ट किया। अच्छा, मैं जब 12वां वैदिक भाव ज्योतिष मंगल पढ़ है। रहा था, एक मिनट पढ़ो ना जी, अब तो बात कहीं और गई, रुक जाओ। अच्छा। तो बड़ा मैं परेशान था, ये वैदिक ज्योतिष समझ में ना आवे, बड़ी बुरी स्थिति हुई भाई, कुछ भी ना समझ में आए। तो मैं बॉम्बे गया और वहां के वाशी स्टेशन पर एक बुक मिली, लाल किताब। तो बुक मैंने ली, 100 रुपए की, मुझे आज भी याद है, उस जमाने में मिली। और मैं जब वापसी में आया तो ट्रेन में पढ़ दी। उसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, पर एक चीज समझ में आ गई, अपने मन पसंद के ग्रह मन पसंद हाउस में रख दो। मैंने कहा बेटा चमत्कार हो गया, ये चीज मिली काम की। बाकी सब किताब खराब थी। मैं आज तक जातक परिजात पढ़ रहा हूँ, मन सागरी पढ़ रहा हूँ, एक तो वो समझ में नहीं आ रही, सबसे नंबर 1 एक तो समझ में नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं हो रही, और ऊपर से चमत्कारिक चीज तो 100 रुपए में थी, तो कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने तो घर पे आने के बाद ओए होए अपने मन पसंद ग्रह मन पसंद भाव में रख दिए, बेशक ज्योतिष आता था या नहीं आता। तो मैं बड़े दिनों तक खुश रहा रत्ना जी, पर फिर बाद में समझ में आया ऐसा कुछ होता नहीं। तो नहीं आप सर, चलित को 12वें भूल, में, अच्छा वो भूल गए, 12वें भाव में मंगल का भाव है, क्योंकि टॉरस लगन की है कुंडली, तो पहला 12वां भाव पहली राशि है। पहले ये बताओ मंगल बैठा कहाँ है, फर्स्ट में के मंगल 12वें? लगन में बैठा है। हाँ, तो ये बताओ, तो गुरु 12वें में बैठा है मेष राशि में, हाँ जी। है ना? तो आपस में संबंध तो नहीं बना ना दोनों का? नहीं बना। हाँ, यही मैं बस कह रहा हूँ ना। अगर बन जाता तो पति देव जो है पानी की बरसात की तरह बरस पड़ते, और राज कपूर की तरह आप भी गाना गाते, प्यार हुआ इकरार हुआ। पर वो नो चांस। हाँ, तो इसीलिए बता रहा हूँ ना, संबंध नहीं बना। तो देखो फिर तो क्या बना मेरा, मतलब जो जैसे आपने बताया 50-50 या कहाँ वो मतलब ये तो बना कि पाएंगे। बरसात को देख करके, है ना, पूरी साहब अपने अंदर घर में भाग जाएंगे, आपको बाहर छोड़ जाएंगे। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते, ना करते हैं। तो इसका मतलब डर अभी तक कायम है। नहीं सर। आज सचिन बताइए। गुरु, अब ये बरसात का गुब्बारा जो पानी का है, ये कितना पानी कैरी कर रहा है, ये उस ग्रह की नेचर पर भी डिपेंड करेगा क्या? हाँ, ग्रह की नेचर पे भी, जिस भाव में जाएगा वहां पर भी कुछ, जैसे मान लो फर्स्ट हाउस में आया, तो फर्स्ट हाउस दिमाग है, तो दिमाग ठंडा रहेगा उसका, अक्सर वो पीस
मतलब एक बड़े आराम से डिसीजन कोई लेगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा। प्रेम से संबंध। मैं समझाता हूँ। लगन पर मंगल हो किसी व्यक्ति के, तो हम ये मानते हैं कि भाई इम्पेशंस होगा, आदमी को गुस्सा जल्दी आ जाएगा, ये सामान्यतः मान्यता है। अगर वही मंगल कहाँ से आ रहा है कि वो व्यक्ति त्रयोदश मतलब तृतीया वाले दिन पैदा हुआ है या एकादशी वाले दिन पैदा हुआ है, तो उसकी तिथि का जो ग्रह हो गया, कौन हो गया? मंगल। और वो बैठ गया लगन में, तो पानी का गुब्बारा कहाँ गया? मंगल के पास में। मंगल कहाँ चला गया? लगन में। वो एकदम कूल माइंड मिलेगा, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं शो करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं। उसको प्रेम क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट फर्स्ट है ना, सेल्फ। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट वो खुद भी चाहेगा मैं इंप्रूव करूं, और अपने स्पाउस से भी चाहेगा कि पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दे, बस ये उसकी खासियत है। अब देखने वाले क्या करेंगे? भाई मंगल लगन पे बैठे या तो तेरे मांगलिक चोट लगेगी, माथे पे चोट खाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस माथे का भी है, माथे पे चोट खाएगा, गुस्सा आएगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, विवाद करेगा, जो भी मंगल के गुण है वो सब भूल जाएगा। लेकिन वो नहीं है। पर अगर वो तिथि से आ रहा है, एकादशी से आ रहा है, तृतीया से आ रहा है, तो ग्रह बदल गए, और ऊपर से सप्तम भाव के लॉर्ड के साथ अगर वो कनेक्ट हो गया, तो यानी कि मैरिज के ऊपर पानी की बरसात हो रही है। लॉर्ड ऑफ मैरिज यानी कि लॉर्ड ऑफ मैरिज के ऊपर पानी की बरसात हो रही है, तो दोनों में प्रेम संबंध बहुत अच्छा होगा, अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, इमोशनल संबंध बहुत अच्छा होगा। सिंपल बात ये है। अच्छा, इसको अपनी अपनी पत्नियों में मत देखो, मेरे से गलती हुई है, क्योंकि ज्योतिषियों का वैसे भी नहीं कनेक्शन होता है। अच्छा ज्योतिषी वो है जिनका स्पाउस के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं, समझा? अगर सप्तम भाव तुम्हारे पीड़ित है तो तुम बहुत अच्छे ज्योतिषी बनोगे, अगर सप्तम भाव कम पीड़ित है तो मामला कोई खास नहीं है, बढ़िया। तो सप्तम भाव जिसका पीड़ित है वो पक्का ज्योतिषी है। तो मेरे जितने भी शिष्य हैं, मेरे से 1 साल पढ़ने के बाद 2100 रुपए उनकी फीस हो जाती है। मैं 15 और 18 साल में नहीं पहुंच पाया इतनी जल्दी। तो आप सोच सकते हो ना, तो ये सिर्फ इसीलिए कि सप्तम भाव जो ढंग से पीड़ित नहीं हुआ। तो मैं तो अपनी वाइफ को कई बार कहता भी हूँ, देख लो, सोच लो, वो कहती छोड़ना ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई, फंसाया। मैंने कहा मैं भी 11,000 रुपये लेना शुरू कर दूंगा, पर कोई तैयार ही नहीं है। तो अपने अपने साथ मत देखो भाई, टेंशन हो जाएगी। मैं समझ गया हूँ, ज्योतिषियों की कुंडली में वो सब चीजें कई बार नहीं भी होती, और नहीं होना अच्छी बात है। ये तो आपको एक टेक्निक सिखाने के लिए सिखाई है मैंने बताया द पावर ऑफ पंचांग, कि हमारे तिथि में, हमारे वार में कितनी शक्ति है। अभी तो मैं नक्षत्रों की बात करूंगा, अभी तो करण की बात होगी, है ना? बहुत सारी चीजें हैं इसमें, छिपी हुई बहुत सारी चीजें। सर हम लोग तो आप अष्टकूट से मिला रहे हैं ना, अष्टकूट मिलान आप कर रहे हैं, हम लोग लेडीज ही करती है। रत्ना जी, जब भी तो कुंडलियां फेल हो जाती हैं। पहले तो देखो तो सही, लड़के के जीवन में प्रेम है कि नहीं, लड़की के जीवन में प्रेम है कि नहीं। अब जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, कहां से ले आएगा ज्योतिषी बेचारा, कहां से ले आएगा? अब वो खुद तो बरसात करने से रहा। तो ये तो देखने वाली बात है। अगर गुरुजी इसमें ये पूछना है, तिथि का स्वामी होकर अगर वो इस तरह से लग्न पे बैठे हैं, तो क्या मतलब फार्मूला बिल्कुल बदल जाएगा वो, या कहीं कहीं वो नहीं, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है सचिन, कि अगर वो पाप ग्रह जो देखने में पाप है, पर वो पापक वाले प्रभाव नहीं दे रहा है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है जस्ट, कि जैसा वो दिखाई दे रहा है, जैसे उसको रिजल्ट देना चाहिए था, पर वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। जैसे मेरा भाई है छोटा, उसका शुक्र उच्च का है,
तो हम ये सोचते थे कि यार इसका शुक्र उच्च का है तो इसके जो है ना नाज नखरे इसी प्रकार के होंगे, और सो सिंपल। और मेरा बेटा जिसका शुक्र लगन में बैठा हुआ, वो मतलब अपने आप को हीरो ही मान के चलता है, जबकि हीरो है नहीं बेचारा, पर मान के चलता है। वो बोलता तो है नहीं, पर सारे एक्टिंग बाजी उसकी हुई है। वो एक जरा सी कलप के ऊपर मिट्टी भी लग जाएगी तो उसी से मुंह उतार के रख देगा। वीनस, द पावर ऑफ वीनस। और हमारा दूसरे वाला जिसका वास्तव में वीनस पावरफुल है, वो जरा जैसा जो मिल गया वो पहना और चल दिया, उसको कोई परवाह ही नहीं है इस चीज की। तो जो दिखाई दे रहा है कुंडली में वो जरूरी नहीं वो ही हो। उसके लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हर एरिया को जांच परख करनी आनी चाहिए। अगर मान लो, मैं ये नहीं कहता, मैं खुद नहीं देखता कई बार, तो परंतु अगर कोई कहता है ये बात ऐसी नहीं है, तो मुझे पता तो है अब कहाँ से पेच घुमाना है, कहाँ देखना है मुझे। तो दिमाग में आएगा यार यहाँ तो मैं गलती नहीं कर गया, ये पॉइंट शायद नहीं देखा मैंने, तो मैं उसी पॉइंट में चला जाऊंगा और मुझे समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मैरिज लाइफ मेरी जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो मेरे पास जितनी भी टेक्निक है मैं उन लोग को लगाना शुरू कर देता हूँ कि यार ये अच्छा दिख रहा है पर अच्छी क्यों नहीं है, ये सामने वाला क्यों नहीं बोल रहा अच्छा है, तो मैं वो टेक्निक लगाना शुरू कर देता हूँ। चाहे फिर वो नक्षत्र लगाऊं, चाहे मैं वो तिथि लगाऊं, चाहे और लगाऊं, और मैं देखता हूँ मुझे पकड़ में आ जाती है कि मेरी गलती, हाँ मैं तो बेसिक से देख रहा था, अब बेसिक ने तो दिक्कत दे दी। तो भाई तिथि पकड़ो, तिथि में गड़बड़ तो नहीं है। इसी प्रकार से अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है, अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप पकड़ो। किसको पकड़ोगे आप? सिंपल सी बात है, आप ये देखो उस दिन किस तिथि में वो पैदा हुआ या हुई थी, उसका उपवास बता दो, उस तिथि के ग्रह का उपवास बता दो। अब मान लो जो कोई प्रतिपदा वाले दिन हुआ तो सूर्य, तो उसको कहो संडे का फास्ट करे, शादी हो जाएगी। कोई कहे तृतीया, तो मंगल का फास्ट बता दो, देखो कमाल की बात है, विवाह हो जाएगा। आप कर क्या रहे हो? आप जो उसका जल तत्व है उसमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो उस उपवास के माध्यम से, क्योंकि उपवास औषधि है, उपवास औषधि है, दवा है एक प्रकार की, आप उसकी औषधि ले रहे हो। देखो उर्मी जी का हमने कई प्रकार से एंगल से देखा। हमने उर्मी जी जब से मेरे पास आ रही, मैं एक ही चीज कहता हूँ, सूर्य का उपाय, सूर्य का उपाय, हमेशा सूर्य का। संडे को दिया जलाओ, संडे को हवन करो, पूछो उर्मी जी से, हमेशा यही कहता हूँ। जबकि मैरिज की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि तो ऑलरेडी शादीशुदा बाल बच्चेदार हैं, तो परंतु मैंने इनके कई एंगल से भी वो आता है, घुमा फिरा के सूर्य आ जाता है। तो हम देखें कहीं से वो चीज निकल के आए। सर सचिन जी का सवाल था कि उस गुब्बारे में प्रेम का कितना पानी है, ये जल, ये ग्रह के नैसर्गिक गुण पे भी डिपेंड करेगा, जैसे सूर्य और मंगल में कम होगा? ना 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 नहीं नहीं, ये चीज, मतलब राहु भी होगा तो उसमें अपना पूरी क्षमता होगी, पूरी समान अधिकार मिला है सब। हाँ, वो किस भाव में जाकर के गड़बड़ा जाता है, किस ग्रह के साथ बैठने में गड़बड़ा जाता है, या हो सके नीच का ही बैठा हो, नीच राशि में ही हो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो वो सारी चीजें गड़बड़ होती है। मान लीजिए किसी का जो है नवमी वाले दिन हो गया, अब नवमी तो वो सूर्य से रिलेटेड है, और सूर्य हो गया नीच राशि में, हो गया गड़बड़, मामला सारा गड़बड़ हो गया। और हम सप्तम भाव पे घूम रहे हैं कि सप्तमेश तो ठीक ठाक बैठा है यार, शादी क्यों नहीं हो रही, समझ रहे हो बात को। और ऐसे में हम उसका उपाय शुरू कर देते हैं, उपवास बताते हैं, दान पुण्य बताते हैं, मंत्र पाठ बताते हैं, तो उसके विवाह का योग बनता है। मैं ये कह रहा हूं। ठीक।
सर अष्टमी का कोई ग्रह कौन सा है? अष्टमी का राहु। तो राहु के लिए सर शनि का उपवास, शनिवार को उपवास। हाँ नहीं, राहु वाले का मेरा ये अपना मानना है, खुद का मानना है मेरा, मैं संडे को बताता अच्छा, हूँ, पर कुछ उपाय बुधवार को भी कराता हूँ मैं राहु के। पर सर एक उपवास बात शनिवार को पूछनी नहीं थी। कराता, हेलो बुधवार शनिवार को दान करवा सकते हैं इनका। हाँ गुलशन जी। सर, ऐसा है, मेरा बर्थ है अपना पूर्णमासी वाले दिन। अरे वाह जी वाह। तो उस दिन को हम कौन सी तिथि लेकर चलते हैं? कौन सी तिथि लेकर चलेंगे उसकी? देखिए आपके सामने जो है उसके अंदर मैंने क्या लिखवाया हुआ है, कौन सा ग्रह आ रहा है पूर्णिमा में, कौन सा ग्रह आ रहा है? शनि ग्रह। शनि। शनि ग्रह। तो सिंपल है, आपने देखना है गुलशन जी शनि ग्रह की स्थिति कुंडली में क्या है। ठीक है। शनि जो आ रहा है वो 7th में आ रहा है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, सप्तम में बरस पड़े। अच्छा। ठीक है जी, गुड। ओके। अच्छा ये केस ऐसा हो जाए ना सप्तम वाला, मैरिज हाँ, लाइफ की लॉन्जेविटी अच्छी होती ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। है। वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में पति पत्नी फ्रेंड हो जाते हैं और इकट्ठे बिल्कुल। बैठ करके चाय पीने का मजा कुछ और हो जाता है। तो अगर इस प्रकार से ये आपका पानी वाला गुब्बारा सप्तम में आ जाए तो ये पक्का है। और अगर ये 10वें घर में आ जाए तो? दसम घर में चला जाए तो पहले तो चीज ये है कि हम स्पाउस की रिक्वायरमेंट क्या है, सक्सेस। वो चाहता है कि सफल हो, सक्सेसफुल हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, काम करे, मेहनत करे। जो बिल्कुल है बिल्कुल। ये चीज है। ठीक 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 है, चलिए शुरुआत थोड़े से ही करते हैं और इसमें आसान सूत्रों को रखा गया धीरे धीरे, और हम इसी तरीके से पंचांग को और मैरिज लाइफ को आपस में हर महीने में जोड़ जोड़ करके काम करेंगे, और फिर ठीक है। लास्ट के अंदर हम अष्टकूट मिलान, कुंडली मेलापक, नाड़ी दोष, ग्रह नक्षत्र, इन सबको इसमें इन्वॉल्व करके, और ठीक है। वो भी दे दिया गया है, कोर्स का कंटेंट दे दिया गया है इसमें, और कम स्टूडेंट हैं इसमें, तो हम आराम से अपने क्वेश्चन को रख भी सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन जी आंसर भी कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट्स तो ज्यादा है पर आए आज कम है। सर कैन वी डू इट ऑन अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, मतलब सिर्फ मंडे को नहीं, अगर हम थोड़ा सा। नहीं, इसको हम उर्मी जी हफ्ते में 2 दिन करेंगे, पर अभी एक ही दिन कर रहे हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक कोर्स जो है ये बुधवार वाला खत्म हो जाए, ये जो प्रश्न वाला है ना खत्म हो जाए, होने वाला है। इसमें एक चोरी का प्रश्न बचा हुआ है मेरा जो मेन है, और एक आध कोई और स्टूडेंट कहेगा तो ठीक है, तो मुझे लगता है 2 या 3 क्लास मुश्किल से बची हुई है। उसके बाद मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, ये पंचांग वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, पंचांग आपके सामने रखूंगा। पंचांग से जो जो प्रश्न होता है, मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो पंचांग से कैसे आप मिलान मिलाएंगे, पंचांग से किसी व्यक्ति के बारे में कैसे बताएंगे आप, समझ बात में, प्रश्न कुंडली उस समय कैसे बनाएंगे, पंचांग से लगन कैसे देखेंगे आप, पंचांग से भी तो लगन कुंडली बनाई जा सकती है। प्रश्न कुंडली के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपके पास एक पंचांग है, उठाओ 5:10 पे कोई बंदा आया तो उसमें कैसे लगन निकालेंगे, तो उसमें पूरा दे रखा है, वो चीजें मैं बता दूंगा। दूसरा, लड़का लड़की के गुण मिलाने के तरीके क्या है, उसके डेट्स कैसे मिलाएंगे आप, मुहूर्त कैसे निकालेंगे लड़का लड़की की शादी का, तो मुहूर्त भी लड़का लड़की का निकालना बताएंगे इसके अंदर।
तो जो लोग इस कोर्स को नहीं ज्वाइन कर पा रहे बेचारे, और जो ये सोच के बैठे हैं कि हम ज्योतिषी बन गए, असली ज्योतिषी तो आप ही बनोगे, क्योंकि मुहूर्त निकालना जब तक ज्योतिषी को नहीं आएगा शादी का, तो वो शादी में कैसे बने। और मैंने आपको एक सूत्र कई बार बताया है कि डेट ऑफ मैरिज पर पूरा दाम्पत्य जीवन जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति की डेट ऑफ मैरिज निकाल लो और उस दिन चंद्रमा की स्थिति देख लो, आपको पता लगे चंद्रमा पीड़ित मिला तो कितना भी शुभ योग क्यों ना हो, सारा गुण गोबर एक ही है। तो ये मुहूर्त इतना स्ट्रॉन्ग विषय। जी प्रताप जी कुछ कह रहे थे। जी सर, तिथि तो समझ में आता है कि जल क्यों है, क्योंकि उसका संबंध चंद्रमा के घटने और बढ़ने से है, लेकिन वार अग्नि तत्व क्यों है सर? वार जो है सूर्य से रिलेटेड है, और इसमें अग्नि का तात्पर्य क्या मतलब है कि हमारे शरीर की अग्नि डिसाइड करती है हमारा लाइफ कितनी हेल्दी होगी। अगर शरीर की अग्नि सम है तो हमारे अंदर उतना ही उत्तम स्वास्थ्य है। अगर हमारा स्वास्थ्य उत्तम है तो हमारी लाइफ स्पैन लंबा होगा। तो इसीलिए जो हमारा नाभि चक्र है, जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, उसका संबंध सूर्य से है। और हमारे शरीर की अग्नि, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, अगर उसके अंदर अग्नि ठीक है तो खाया पिया सब भजन। और आज की डेट में तो ये समस्या बहुत बढ़ गई है, जो खाते पीते हैं वो पचता नहीं है, और अगर नहीं खाया तो भी समस्या, खाई तो समस्या। उस चक्कर में कई तरह के मानसिक रोग हमें केवल खाने से हो गए। यह कमाल की बात है। आज की डेट में अगर आप किसी को कहें कि खाने से आदमी मर रहा है या बीमार हो रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है। ना खाने से बीमार नहीं हो, खाने से बीमार हो। अगर वो खाना खाना छोड़ दे तो और स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, रिलैक्सेशन मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है। और उसकी अग्नि एक समय पर आकर के सम हो जाएगी। तो वार जो है रिलेटेड टू द सन, तिथि का रिलेशन चंद्रमा से है, इसलिए इसका संबंध मन से है। तिथियों का संबंध मन से जोड़ा, इमोशन से जोड़ा, रिलेशनशिप से जोड़ा, मैरिज लाइफ से जोड़ा। ठीक है प्रताप जी? जी सर। तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बहुत इजी है। सिर्फ हमें ये देखना है कि इस पंचांग को हमने कुंडली में कैसे लगाना। हाँ, या तो एक तरीका ये होता, मैं पंचांग लेकर के आता, मैं कहता देखो भैया एक तरफ तिथि लिख रखी है, इस तरफ वार लिख रखा है, ये घंटा है, ये मिनट है, ये जो कला विकला लिखी हुई है इसका मतलब 1,00,000 सेकंड होता है, इसके सामने ये लिखा हुआ, ये देखो भाई आज की तिथि ये है, आज ये वार है, और इसका महत्व तो ये है। 2-4 तिथियां बताता, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, और इसका ही मतलब ये, इसका मतलब पंचांग एक ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, जो ये भी मैं पढ़ाऊंगा। मैंने इसमें डाला है जानबूझ करके कि पंचांग डाला है। हाँ गुलशन जी बहुत बढ़िया पंचांग ले रखा है। रोहन लिख रहे हैं हाथ से कुंडली, हाँ बिल्कुल बना लेना रोहन, हाँ, वही ठीक है। सिखाएंगे। हाथ से बनाना बहुत आसान है, और पंचांग से ही हाथ से बनाना सबसे आसान है मेरे हिसाब से। सिर्फ लगन निकालो, उस दिन तिथि देखो क्या डेट पड़ रही है, और हर ग्रह को बता रखा है, एक पेज है उसमें हर तिथि को बता रखा है कि कौन सा ग्रह आज कौन सी राशि में है, आज कौन सा ग्रह, प्रत्येक डेट का कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, बस वहीं पर पुट करते चले जाओ, अब बन गई। 5 मिनट नहीं लगते रहो कुंडली बनाने में। गुरुजी ये ले तो रखा है, लेकिन वो है मतलब काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात है। अब भैंस को घोड़ा बना देंगे, चिंता मत करो।
गई, अभी की कुंडली बना दी तो गोचर की हो गई वही कुंडली। अरे बिल्कुल रत्ना जी, और क्या है। ये देख लो। किसी ने आम बेच दिए, किसी ने आम का रस निकाल के बेच दिया, किसी ने आम की कैंडी बना के बेच दी, किसी ने कहा नहीं जी हम तो आम रस तो नहीं कहेंगे, हम तो आम रस कहेंगे, बना करके बेच दिया। किसी ने कहा जी नहीं 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 हम तो पन्ना बना के, ये तो पन्ना है पन्ना। अब बोलो भाई पन्ना क्या है तो आम ही, नाम रख दिया उसका पन्ना। अब पन्ना नाम का एक आम आता है जो अक्सर यूपी के इलाकों में होता है, अब उससे बनाए हुए रस को पन्ना कह देते हैं। तो चीज वही है, अब इसी से गोचर बनना है, इसी से कुंडली बननी है। जो बच्चा पैदा होता है वो गोचर ही तो है। आपके पास कोई फोन करे कि 10:30 पे कोई बच्चा पैदा हुआ है, कुंडली बनाओ, तो इस समय जो गोचर चल रहा है 10:32 पे, वही तो बनाओगे, वही बच्चे की कुंडली है। सो सिंपल। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे की क्लासों में। प्रणाम। पहली क्लास है, ये जरूर लिखिएगा आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा, आज की टेक्निक के साथ, ताकि मुझे थोड़ा सा वो मिले आगे, फिर हम सोमवार को मिलते। सर मैंने सर आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास एक पुस्तक है, मैंने खरीदी कभी, कुंडली का पहला पन्ना। अच्छा। ये पंचांग पे ये डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र की लिखी हुई बहुत बहुत विद्वान व्यक्ति, लेकिन सुरेश चंद्र मिश्र बहुत विद्वान व्यक्ति। मैंने सर इसको करीब 1.5 बार पढ़ा। अच्छा। मुझे फलित समझ में नहीं आ पाया कि उसमें बस ये इन्हीं 5 चीजों का जिक्र है सिर्फ। देखिए वो एक अलग बात है, पर सर। मैं आपको कहना चाहूंगा सुरेश चंद्र मिश्र जी मेरी निगाह में टॉप के विद्वान में। देखिए आज की डेट में कोई कितना भी पैसा लेता हो, उस हिसाब से कितने दिनों बाद कंसल्टेंसी की फिर डेट मिलती है, वो एक अलग बात है। पर सुरेश चंद्र मिश्र मेरी निगाह में हिंदुस्तान की टॉपेस्ट एस्ट्रोलॉजर कहें या विद्वान कहें, मैं किसी का अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मेरी निगाह में वो उनसे भी ज्यादा विद्वान व्यक्ति। वो व्यक्ति हैं जो पंचांग लिखने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे निगाह में वो व्यक्ति हैं जो बहुत ईमानदारी से डेडिकेटेड है एस्ट्रोलॉजी में, और जो पुराने जो ज्योतिष के कुछ हस्ताक्षर हैं मेरी निगाह में, ये उनमें से एक है। जी सर। तो मैं तो इनको सत नमन करता हूँ, और अभी जीवित हैं, दिल्ली में रहते हैं, और भगवान उनकी लंबी आयु करे। उन्होंने ज्योतिष को अपना बहुत समय दिया है, और कुछ लोगों को उन्होंने पढ़ाया भी है, और मेरे हिसाब से तो वो जिनको भी सौभाग्य मिला उनके जैसे विद्वान व्यक्ति से पढ़ने का, तो वो अवश्य ही सौभाग्यशाली। तो मैं जीवन में बहुत कम लोगों की तारीफ करता हूँ, तो अगर मैंने दिल खोल के प्रशंसा की है तो उस व्यक्ति का सामर्थ्य है, नो डाउट। जी सर। क्योंकि मुझे मेरी प्रशंसा कराने में मजा आता है। और आप सर हमें हमेशा निशब्द कर देते हैं, हम ये सोचते हैं प्रशंसा करें कैसे। देखो सचिन, ये बड़ा मुश्किल होता है कि इतने टफ सब्जेक्ट को इतने लास्ट में हंसी के साथ बंद कर, ये कोई कम बात है। लोग ऐसी शक्लें बना लेते हैं, ऐसा चश्मा लगा लेंगे और जैसा कि पूछो मत, बस कि 12 बज रहे शक्ल के अंदर और इतने सीरियस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अरे यार, ये ज्योतिष एंजॉय का सब्जेक्ट है, कहाँ इतना सीरियस होने की बात हो रही है इसके अंदर। जिसके अंदर शादी जुड़ी हो और वहां हास्य ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जहां पे पंचम जुड़ा हो वहां पर यार इतना एक हाउस सारा सन्यास का, बाकी सब तो आनंद के हैं। ठीक है, चलो भाई, बहुत प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम।